हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 12th का सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने मार्च एंडिंग या अप्रैल स्टार्टिंग में लॉन्च किया था। तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट सैंपल पेपर है सीबीएसई ने जो 12th क्लास के लिए लॉन्च किया है। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं सैंपल पेपर के रिलेटेड वो सॉल्व करेंगे। एक अच्छी एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम के लेवल आपको पता चलेगा और साथ में ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या उनमें कंसेप्ट अप्लाई करने हैं और किस तरह से आपको आपका आंसर जो है वो लिख के आना है ताकि आपको अच्छे से मार्क्स जो है वो मिल जाएं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव हाईएस्ट कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन। तो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, चार सॉल्यूशन हमें नीचे दिए गए हैं, हमें यह बताना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी है। जब भी हम ये क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे दो ऑप्शंस में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास कंडक्टिविटी और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। तो पहले तो आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है, कंडक्टिविटी पूछी गई है या मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम के से डिनोट करते हैं, जिसे आप कापा भी बोल देते हो, और मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात हो रही है, मतलब हमने इसके रिस्पेक्ट में आंसर देना है। मोलर कंडक्टिविटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आप आंसर मत चूज करना। सिर्फ एक मोलर वर्ड आने से आंसर बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखो, हमारे पास हमेशा दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे होते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनकी कंडक्टिविटी होती है हाई, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनकी कंडक्टिविटी होती है लो। तो अब सबसे पहले इसी कंसेप्ट को मैं ध्यान में रखूंगा और मेरा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है वो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। सी और डी ऑप्शन में आप देख सकते हो बेटा, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, और आप सबको पता है एसिटिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा, जिसकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अब हमारे पास है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl। तो यहां भी HCl है, यहां भी HCl है। ए और बी में से एक आंसर जो है वो सही होगा। अब देखो, स्ट्रॉन्ग वालों की कंडक्टिविटी हाई होती है, लेकिन ये भी आगे दो तरह के होती हैं। एक होती हैं हमारे पास कंसंट्रेटेड और दूसरे होते हैं हमारे पास डाइल्यूटेड। अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अगर आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हो, बार बार कम कर रहे हो बेटा, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसका रीजन एक सिंपल सा यही होता है, बिकॉज जैसे जैसे आप डाइल्यूट कर रहे हो तो आप सोलवेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज कर रहे हो। सोलवेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज करने से सोल्यूट के जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में पहले नंबर ऑफ आयंस ज्यादा आ रहे थे, बाद में नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो कम हो गए हैं। इस वजह से हमारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हाई कंडक्टिविटी शो करेगा और डाइल्यूटेड फॉर्म में लो कंडक्टिविटी शो करेगा। अब अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे बेटा, तो आपको यहां पे दिख रहा होगा इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 और इसकी कंसंट्रेशन है 0.1। बी वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है और कंसंट्रेशन ज्यादा भी है, इसलिए बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को करते टाइम आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे बात कंडक्टिविटी की हो रही है या मोलर कंडक्टिविटी की। उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमें दिया गया है A+B इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स दिस प्रोडक्ट।
हमें ए और बी आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। हमारा जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर डबल बॉन्ड आ रही है, मतलब ईन डबल बॉन्ड है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप भी है। कार्बोनिल ग्रुप आने का मतलब है यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन हमने यूज करना है। अब देखो, कार्बोनिल ग्रुप है, साइड में हाइड्रोजन तो है नहीं, लेफ्ट में भी कार्बन है, राइट में भी कार्बन है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता, कीटोन होगा। एक मॉलिक्यूल कीटोन कंफर्म है और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो हमें कंफर्म करना है। अगर मैं कंडीशंस को ध्यान से देखूं, कंडीशन है हमारी NaOH की, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो आपको पता होगा, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हो कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इंक्लूड हो गए। तो यहाँ पे अपने पास दो मेन रिएक्शंस हैं जो बेस की प्रेजेंस में होती हैं। कार्बोनिल कंपाउंड की सबसे पहली रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन हम करवाते हैं बिटवीन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उनके लिए हम एल्डोल कंडेंसेशन करवा सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, एल्डोल कंडेंसेशन जो होती है वो या तो होती है डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में या होती है डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। अब क्योंकि हमने यहाँ पे डाइल्यूट बेस ही यूज किया था, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है डाइल्यूट NaOH, तो इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, दूसरी रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं इसमें वो होती है हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती हैं। जो हमारे पास यहाँ पे डाइल्यूट बेस है, हम यहाँ पे डाइल्यूट बेस की बजाय कंसंट्रेटेड बेस यूज करेंगे। ये पहली कंडीशन में चेंज है। दूसरी कंडीशन, हमें यहाँ पे ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ये भी देखो एक बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जो एल्डोल है वो अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करेगी, लेकिन जो कैनिज़ारो है वहां पे अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ पे इन दोनों में से एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, क्योंकि एल्डोल के अंदर हमने डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस को यूज करना है और कंडीशन हमें यही बता रहा है। अब देखो यहाँ पे उसने साफ साफ बोल दिया ए और बी, मतलब दो मॉलिक्यूल हैं और दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। तो अलग अलग अब कौन से मॉलिक्यूल हैं ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप देखोगे, हमें ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जिस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो होती है एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन अगर मान लो दो कंपाउंड हैं ए और बी, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन नहीं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में यही फर्क है। एल्डिहाइड सॉरी एल्डोल के अंदर जो दो मॉलिक्यूल होते हैं, दो एल्डिहाइड या दो कीटोन, वो दोनों सेम मॉलिक्यूल होते हैं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। लेकिन क्रॉस एल्डोल में दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं होते, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है और अगर दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो भी चलेगा। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो भी रिएक्शन हो सकती है, लेकिन दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आपको मैं रिएक्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, रिएक्शन हमारे पास किस तरीके से चलेगी। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे आप देखोगे, रिएक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया यहां पे बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड O और यहां पे H। दूसरा मॉलिक्यूल मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया है एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन जो होता है हमारे पास वो होता है बेंजीन के ऊपर CH3CO ग्रुप। ये है हमारे पास हमारा बेंजल्डिहाइड और ये है बेंजल्डिहाइड के साथ एसिटोफिनॉन। आप देख सकते हो दोनों ग्रुप जो हैं वो अलग अलग हैं, तो दोनों ग्रुप्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। बेंजल्डिहाइड को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हमारा मेन ग्रुप है बेटा,
इससे अगला कार्बन ये वाला अल्फा है, इस साइड तो कार्बन ही नहीं है, तो एक ही कार्बन है जो अल्फा है। अब अगर ये अल्फा कार्बन है तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन यहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। बेंजीन के पास 6 कार्बन होते हैं, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है। मैंने उसी हाइड्रोजन को हटा के एल्डिहाइड ग्रुप यहां पे अटैच किया, जिससे मैंने एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बनाया। तो यानी कि बेंजल्डिहाइड के पास एक ही चांस था अल्फा हाइड्रोजन होने का, और अब वो भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन आएगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप एसेटोफिनोन को देखोगे, एसेटोफिनोन के अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप है। इससे अगला कार्बन ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। बेंजीन वाले अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं होता, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हमें एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। अगर दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन ना होता तो हम कैनिजारो पढ़ते, जैसे कि मैंने पीछे बताया था। लेकिन यहाँ पे एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब देखो, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास नहीं है। जब ऐसा होता है तो हमारी रिएक्शन जो होती है वो बड़ी स्पेसिफिक हो जाती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एल्डोल कंडेंसेशन के साथ जब हम पढ़ते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। एक मॉलिक्यूल है ए और एक मॉलिक्यूल है बी। जो ए मॉलिक्यूल है हमारा, वो है हमारे पास बेंजल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अपने कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन शो करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं एसेटोफिनॉन की, तो एसेटोफिनॉन के अंदर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन था। मैं उस अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे अलग करके लिख रहा हूं। अब इसके पास देखो कार्बोनिल ग्रुप भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप हम ए वाले का यूज कर रहे हैं, तो हम इसका अब अल्फा हाइड्रोजन ही यूज करेंगे। रिएक्शन करवाने के लिए एसिडिक या बेसिक मीडियम लेना है, तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, बेसिक मीडियम यहां पे कंसीडर कर रहा हूं। अब आपने रिएक्शन को याद कैसे करना है, देखो। सबसे पहले जो अल्फा हाइड्रोजन है उस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। कार्बोनिल में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव। तो आपने यहाँ पे क्या करना है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ना है। एक बार ध्यान से देखेंगे, ओ नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा एच पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा CH2 नेगेटिव। तो मैं दोनों को जोड़ के प्रोडक्ट बना रहा हूं, देखो। सबसे पहले हमारे पास यहां पे आएगा बेंजीन, बेंजीन के साथ है हमारे पास CO ग्रुप। CO ग्रुप में कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है बेटा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आने की वजह से। O नेगेटिव के साथ मैंने H लगा दिया। अब ये हमारे पास जो कार्बन पॉजिटिव है, इस कार्बन के साथ आएगा ये CH2। तो पहले आएगा CH2 और बाद में हमारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और साथ में आ जाएगा बेंजीन। ये हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन देखो, प्रोडक्ट के अंदर OH आ रहा है और हमारे वाला जो क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट दिया हुआ है उसमें डबल बॉन्ड है। तो आप क्या करोगे बेटा, इस वाले रिएक्टेंट को हीट करोगे। हीट करने पे क्या होगा, देखो। जो हमारे पास ये वाला कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से OH निकलेगा, और जो ये वाला कार्बन है बेटा, इससे हाइड्रोजन निकलेगा। तो मैं आपको एक बार ये बना के दिखा देता हूं, देखो। यहां पे हमारे पास कार्बन के साथ OH, यहां पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन थे, एक मैंने बाहर लिख दिया तो एक मैंने मिटा दिया। पानी का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा बेटा। पानी का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, तो हमारे पास हमारा ऑप्शन वाला प्रोडक्ट ही बन जाएगा। ऑप्शन वाला प्रोडक्ट है CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बेंजीन। जगह नहीं है तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो अगर मेरे पास ये मेरा फाइनल आंसर है, तो इस फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग मेरे पास मेरा C ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, दैट इज बेंजल्डिहाइड और एसेटोफिनॉल। अब आप कहोगे सर MCQ था, एक नंबर में आया हुआ है, आपने इतना एक्सप्लेन कर दिया। तो एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी है बेटा, क्योंकि रिएक्शंस मैंने आपको साथ में बताई,
जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो आप रिएक्शन प्रैक्टिस अच्छे से कर चुके होते हो, तो आपको ये चीज डायरेक्ट देख के पता चल सकती है। इसलिए मैंने आपको ये चीज जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं सैंपल पेपर के रिगार्डिंग। बाकी के क्वेश्चंस आपको अगले पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू, और सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे।